चाहिए। देवांतक की अचानक कही बात सुनकर विद्युत एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन देवांतक ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। देखो, ये दोनों बहनें भले ही बहुत घमंडी है, लेकिन सच कहूं तो इनकी मिली जुली शक्तियों के सामने चुंड भी कमजोर पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ताकतवर नहीं हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चुंड एक दोगला इंसान है, और जहरीली घाटी में जब मेरा उससे सामना हुआ था तो मैंने उसके साथ एक रहस्यमय नकाबपोश को देखा था जिसकी शक्तियां मैं महसूस तक नहीं कर पाया था। देवांतक की बात सुनकर विद्युत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी नजर धीरे से लाल और काले लिबास और आधे नकाब वाली मायरा और नायरा पर गई। फिर वो हल्का सा सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है मायरा। ये कहकर वो मायरा और नायरा के पीछे चल पड़ा। चारों एक चमकदार रोशनी में बदलकर तेज रफ्तार में उस विशाल मीनार तक पहुंचे जिस पर लाल रंग का क्रॉस बना था। मीनार के आसपास 50 से भी अधिक योद्धा मौजूद थे, सभी महाशक्ति रैंक के। उनकी उपस्थिति ही हवा को भारी बना रही थी। जैसे ही विद्युत ने आगे कदम बढ़ाया, तभी अचानक उसके सामने एक परछाई आकर रुकी। शैतानी मुस्कान के साथ उसने मायरा और नायरा की राह रोकते हुए कहा, मायरा, नायरा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो? उसकी नजर भले मायरा और नायरा पर थी, पर उसका इशारा साफ तौर पर विद्युत की ओर था, और यह बात विद्युत अच्छे से समझ गया था। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि डोडो था, वही डोडो जो विद्युत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। विद्युत उसे देखते ही समझ गया कि आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है। लेकिन इमारत के पास खड़े अनेक ताकतवर गार्ड को देखकर उसे यह भी पता था कि यदि उसने जरा सा भी पलटवार किया तो अगले ही पल दर्जनों मुट्ठियां और हथियार उसी पर टूट पड़ेंगे। इसलिए उसने गुस्से को भीतर ही दबा लिया और खुद पर काबू रखते हुए चुपचाप खड़ा रहा। डोडो की मुस्कुराहट और बेशरम नजरों को देखकर मायरा की बाहें तुरंत चढ़ गई। उसने तीखे स्वर में कहा, रास्ते से हटो, हमें संग्रहालय में कुछ जरूरी काम है। नायरा की ये बेधड़क बात सुनकर डोडो के चेहरे का रंग उतर गया। पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ी थी, उसी तरह उसका रुतबा भी बढ़ गया था। अब वो संग्रहालय की सुरक्षा टुकड़ी का लीडर था और इस पद ने उसमें घमंड भर दिया था। इसलिए उसने नाराजगी भरी आवाज में कहा, संग्रहालय में कुछ दिन तक किसी का आना जाना मना है। अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मुकाबले के टॉप 10 में हैं। डोडो की बात पूरी होते ही पीछे खड़ा देवांतक आगे बढ़ाया और शांत चेहरे के साथ बोला, ठीक है, तो फिर हम अंदर जा सकते हैं। ये कहते हुए उसने अपना रैंक 3 वाला टोकन सामने बढ़ाया। मायरा और नायरा ने भी अपने रैंक 4 और रैंक 5 के टोकन दिखा दिए। तीनों के हाथ में चमकते टोकन देखकर डोडो की मुस्कान वापस लौट आई। वो हल्का झुककर बोला, हाँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो। ये कहते ही वो रास्ते से हट गया। उसके हटते ही आसपास खड़े सभी गार्ड भी 2 कदम पीछे हटकर मार्ग खोलने लगे। लेकिन तीनों के अंदर जाने के बाद जैसे ही विद्युत ने आगे कदम बढ़ाया, डोडो फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शैतानी मुस्कान फैलाते हुए उसने कहा, माफ करना मेघराज, या जो भी तुम कहलाते हो। उसके शब्दों में वही पुरानी जलन, वही अपमान और वही ताना छिपा था जिसे विद्युत पहले भी कई बार झेल चुका था। डोडो को विद्युत को रोकते हुए देखकर मायरा तुरंत आगे आई और उसने कठोर आवाज में कहा, मेघराज हमारे साथ है, इसलिए वो हमारे साथ ही जाएगा। पर वैसे भी डोडो, मैंने ऐसा कोई नियम नहीं सुना है। मायरा की बात सुनकर डोडो के चेहरे पर हल्की चिंता झलक उठी। नियम तो था, पर उसमें यह भी लिखा था कि टॉप रैंक वाला योद्धा अपने साथ किसी एक व्यक्ति को अंदर ले जा सकता है। यह बात डोडो अच्छी तरह जानता था, लेकिन स्वीकार करने में उसकी मौजूदगी कम पड़ रही थी। विद्युत ये सब देखकर भीतर ही भीतर चिढ़ गया। मायरा गलत नहीं कह रही थी, फिर भी वो खुद नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, रुको मायरा, अगर चिकित्सा केंद्र का यही नियम है तो मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें डोडो की ओर टिकाई और शांत किंतु ठंडी आवाज में बोला, डोडो, अगर तुम्हें बैज ही देखना है तो मेरे पास भी एक बैज है। विद्युत की बात सुनकर डोडो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने ताना देते हुए कहा, कौन सा बैज? वो रैंक 200? उससे तो तुम मेडिकल सिटी में घूमने लायक भी नहीं हो, इसलिए संग्रहालय में जाने का ख्याल निकाल दो लड़के। डोडो की बात सुनकर विद्युत की आंखों में गुस्से की चमक उठी। उसने कदम आगे बढ़ाया और शांत पर बेहद धारदार आवाज में बोला, तेरी हैसियत नहीं है मुझे रोकने की। अगले ही पल उसने अपना बैज बाहर निकाला। वो रैंक 1 का चमकता बैज था जिसे स्वयं इप्सा ने मुकाबले में प्रथम स्थान लाने पर दिया था। बैज जैसे ही रोशनी में चमका, आसपास मौजूद सभी गार्ड हैरान रह गए। वो जानते थे कि इस बार के मुकाबले में सिर्फ 2 लोगों को रैंक 1 बैज मिला था, एक मेघराज नाम के बाहरी युवक को और दूसरा प्राचीन दानव कबीले के चुंड को। लेकिन उन्होंने मेघराज को कभी देखा नहीं था और अब उनके सामने 18 साल से भी कम उम्र का ये लड़का उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। इसलिए हर गार्ड की नजरें अविश्वास और चकित होकर विद्युत पर टिक गई। विद्युत की बात सुनकर पास ही खड़े देवांतक ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेघराज के पास भी एक खास बैज है, रैंक 1। अब तो लीडर डोडो भी इन्हें नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में छिपी मजाकिया मुस्कान डोडो को चुभ गई। डोडो की आंखों में तमतमाहट भर गई और उसने गुर्राते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा मजाक बनाए? ये कहते ही उसने अपनी शक्तियों से भरी मुट्ठी विद्युत की ओर तेजी से बढ़ा दी। अचानक डोडो को विद्युत पर हमला करते देख मायरा और नायरा दोनों घबराकर एक साथ चिल्लाई, मेघराज! देवांतक का गुस्सा उबल पड़ा। डोडो बिना वजह विद्युत को उकसा रहा था और देवांतक को पहले ही बुजुर्ग शंकु ने आदेश दिया था
कि वो मेघराज पर नजर रखे और उसकी सुरक्षा करे। इसलिए देवांतक ने अपने सुनहरे पंखों से उठती ऊर्जा बाहर निकालते हुए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके सामने 10 से भी अधिक गार्ड दीवार की तरह आकर खड़े हो गए। उनकी तल्ख नजरें साफ कह रही थी कि देवांतक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। देवांतक एक पल को ठिठक गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसने जरा सी भी जबरदस्ती की तो वो सभी गार्ड एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे। डोडो एक नश्वर रैंक का योद्धा था, लेकिन वो भी जानता था कि उसके सामने खड़े ये गार्ड महाशक्ति रैंक के 6 और 7 पड़ाव वाले योद्धा थे। ये लोग कोई साधारण गार्ड नहीं थे। इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो किसी नश्वर सम्राट रैंक योद्धा को भी कुछ समय तक रोके रख सकें। इसलिए डोडो बेखौफ था, क्योंकि उसे यकीन था कि यदि झगड़ा बढ़ा तो गार्ड उसकी तरफ ही खड़े होंगे। आसपास खड़े गार्ड को देखकर मायरा ने कहा, हम तीनों मिलकर भी यहाँ मौजूद सभी गार्ड को नहीं रोक पाएंगे। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। वो डोडो की शक्ति से भरी मुट्ठी को विद्युत की ओर बढ़ते हुए देख रही थी और साथ ही उसकी नजर उसकी आंखों पर भी गई, जहां पर्पल रोशनी धीरे धीरे भड़क रही थी। अचानक विद्युत ने गहरी सांस खींची, अपनी मुट्ठी भींची और अश्नि बिजली शक्ति जमा करते हुए डोडो के मुक्के की ओर अपना हाथ तेजी से बढ़ाया और फिर दोनों मुक्के आपस में टकराए। टक्कर के उसी पल एक छोटा सा परंतु तीव्र ऊर्जा विस्फोट हुआ और उसके साथ हड्डियों के टूटने की तेज आवाज। डोडो के मुंह से दर्द से भरी एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और उसका शरीर हवा में उल्टा घूमा। वो सीढ़ियों से रगड़ खाता हुआ पीछे की ओर उड़ा और जाकर संग्रहालय की पथरीली दीवार से जोरदार तरीके से टकरा गया। यह सब इतना तेज हुआ कि कोई समझ भी नहीं पाया कि अभी हुआ क्या है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें अब डोडो पर टिकी थी। उसका हाथ बुरी तरह फट चुका था और फटी हुई त्वचा के बीच टूटी हुई हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। शक्ति टक्कर के धुएं के बीच केवल एक ही आकृति स्थिर खड़ी थी, विद्युत की, जिसकी मुट्ठी अब भी पर्पल रोशनी में चल रही थी। विद्युत उस टूटे हुए हाथ को देखकर बेरहमी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में कठोर चमक थी। वो नाराजगी भरे कदमों से आगे बढ़ा और बोला, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरी हैसियत नहीं है कि तू मुझे रोक सके। विद्युत की ये ठंडी और बेरहम आवाज सुनकर देवांतक ने भारी स्वर में कहा, क्या हड्डी तोड़ मुक्का था? तुमने तो कमाल कर दिया मेघराज। देवांतक की बात सुनकर मायरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नाराजगी दबाते हुए कहा, तुम चुप रहो, ये ठीक नहीं हुआ। अब डोडो चिकित्सा केंद्र की तरफ से मुकाबला कर रहा है और उसके पास बुजुर्ग लिंगेश का आमंत्रण पत्र भी है। अगर बुजुर्ग लिंगेश को यह बात पता चली तो वो इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे। मायरा ने अपनी बात खत्म करते हुए तीखी नजर मेघराज पर डाली और बोली, मेघ, तुम्हें क्या जरूरत थी डोडो पर इतना ताकतवर हमला करने की? अपनी बहन मायरा की बात सुनकर नायरा ने कहा, मायरा बहन, लेकिन अगर वो डोडो पर हमला नहीं करता तो शायद डोडो की जगह मेघ खुद जख्मी पड़ा होता और इसलिए उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। विद्युत को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन तभी उसे एक नाराजगी भरी भारी आवाज सुनाई दी, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चिकित्सा केंद्र की रखवाला टोली के मेंबर पर हमला करे, वो भी चिकित्सा केंद्र के दायरे में। उस आवाज को सुनकर सभी की नजरें आसमान की ओर उठ गई। वहां शक्तियों से घिरा एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसे देखते ही मायरा ने फिक्र भरी नजरों से कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये बुजुर्ग लिंगेश है, दूसरे पड़ाव के नश्वर सम्राट रैंक योद्धा। यदि इनके और मेघ के बीच मुकाबला हुआ तो मेघ बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। मायरा की बात पर बगल में खड़ी नायरा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बहना, मुझे मेघराज को देखकर नहीं लगता कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अभी बुजुर्ग लिंगेश के सामने खड़ा है। उधर देवांतक ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वज बुजुर्ग शंकु सही कहते थे, मेघ नाराज होने के बाद किसी की नहीं सुनता, लेकिन अब मुझे ही उसकी मदद करनी होगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी उभर आई। उसे पता था कि बुजुर्ग शंकु इस समय नाज के साथ कबीले गए हुए हैं। भले ही वो उन्हें खबर भेज दे, लेकिन आने में कुछ देर तो लगनी ही थी। यही सोचकर देवांतक आगे बढ़ा और लिंगेश के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुजुर्ग लिंगेश, रुकिए, आपको पहले पूरी बात सुनकर फैसला करना चाहिए। मेघराज की इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि डोडो ने ही पहले बदतमीजी की थी और हमला भी उसी ने पहले किया था। लेकिन बुजुर्ग लिंगेश ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी पैनी नजरें सीधे विद्युत पर टिकाई और ठंडी आवाज में बोला, मैं भी देखता हूं कि आज तुझे सजा देने से मुझे कौन रोकता है। इतना कहते ही बुजुर्ग लिंगेश के शरीर से तेज, हरी और उग्र शक्तियां बाहर फूटने लगी। विद्युत ने यह दृश्य देखा, पर उसके चेहरे पर हैरानी तक नहीं आई। वो अब नश्वर रैंक योद्धा बन चुका था, नश्वर रैंक के पहले पड़ाव का, और उसकी आत्मिक शक्ति की गहराई एक नश्वर सम्राट रैंक योद्धा जितनी थी। उसने मन ही मन सोचा, बुजुर्ग लिंगेश दूसरे पड़ाव के नश्वर सम्राट रैंक योद्धा हैं, मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। फिर भी उसने शांत भाव से लिंगेश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए बुजुर्ग लिंगेश, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप बुजुर्ग होने के नाते जल्दबाजी और एक तरफा फैसला कर रहे हैं? यहाँ 2 प्राचीन कबीले के सदस्य मौजूद हैं। दोनों ने देखा कि डोडो ने मुझे संग्रहालय में जाने से रोका, जबकि मेरे पास रैंक 1 का बैज था। साथ ही उसने बिना बात के मुझ पर हमला किया। अगर मैं उसके हमले का जवाब न देता तो इस वक्त उसकी जगह मैं जमीन पर जख्मी पड़ा होता। क्या तब आप डोडो को सजा देते? विद्युत की आवाज भारी, दृढ़ और बिल्कुल शांत थी। उसी क्षण उसने अपने शरीर से बिजली की शक्तियां बाहर निकाल ली। उसके हाथ में सुनहरे रंग का एक स्फेयर चमका
और पंख फड़फड़ाते हुए वो आसमान में उठ गया। विद्युत की बात सुनकर लिंगेश का धैर्य टूट गया। वो नाराजगी से अपनी शक्तियां और बढ़ाते हुए गरजे, मुझे नहीं पता क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन तुमने डोडो पर जानलेवा हमला किया जिससे वो मुकाबले में आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है कि तुम चिकित्सा केंद्र के खिलाफ साजिश कर रहे हो। इसलिए तुम्हें मामले की जांच होने तक यहीं रुकना होगा। अगर तुम खुद मान जाओ तो मुझे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे घमंड को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो। इतना कहकर ही बुजुर्ग लिंगेश ने अपना हाथ आगे किया और विद्युत के आसपास की प्राकृतिक शक्तियां जमने लगी, मानो ठहर कर पत्थर बन रही हो। ये देखकर मायरा और नायरा दोनों के चेहरों पर चिंता उभर आई। मायरा ने भारी स्वर में कहा, बुजुर्ग लिंगेश अपनी नश्वर सम्राट रैंक शक्तियों से विद्युत को पूरी तरह बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जमावट पूरी हो गई तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि विद्युत के चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट थी। अपने आसपास शक्ति जमावट को महसूस करते हुए विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग लिंगेश, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी ये नश्वर सम्राट रैंक शक्तियां मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाएंगी? ये कहकर विद्युत ने अपना हाथ हवा में घुमाया। उसी क्षण उसके शरीर से पर्पल रंग की एक चमकदार, तीक्ष्ण और उग्र लहर बाहर निकली। उसके बाहर आते ही उसके चारों ओर जमी शक्तियां चकनाचूर होकर बिखर गई। इसके साथ ही विद्युत ने अपने सारे शक्ति बिंदु खोल दिए। चारों ओर की शक्तियां तेजी से उसके शरीर में उमड़ने लगी, मानो हवा, प्रकाश और ऊर्जा स्वयं उसकी आज्ञा मान रहे हो। क्या बुजुर्ग लिंगेश मेघराज की असली शक्ति देखकर अपना फैसला बदल देंगे?